रूप में इनको पढ़ना है। हम ये पहले ये जान लें कि कौटिल्य थे कौन। प्राचीन भारत जो आपका प्राचीन आर्यावर्त था उसमें एक साम्राज्य है जिसका नाम था मगध साम्राज्य, और मगध से ही भारत का इतिहास कायदे से शुरू होता है। जो भारत का राजनीतिक इतिहास है, कभी हम प्राचीन इतिहास पढ़े तो उसमें मगध के उत्कर्ष से प्रारंभ होता है, जिसके प्रथम राजा बिंबिसार को माना जाता है और उसको हरेक वंश कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब मगध उस समय सेंटर पॉइंट था। प्राचीन भारत का जो केंद्रीय मुझे कह सकते हैं कि जो मतलब साम्राज्य का केंद्र था वो मगध था, और मगध में ही कौटिल्य का जन्म हुआ। कौटिल्य का जो बचपन का नाम था वो विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त के नाम से वो जाने जाते हैं। और ये हमको पता है कि इतिहास में उनके साथ क्या हुआ और किसके परिणाम स्वरूप वो एक विचारक के रूप में उनकी व्युत्पत्ति होती है। वो एक शिक्षक थे जो तक्षशिला में मतलब पठन पाठन का कार्य करते थे, पढ़ाते थे बच्चों को। महापद्मनंद के द्वारा उनका अपमान किया गया, और अपमान के फलस्वरूप उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वो है मतलब नंद वंश का अंत करेंगे। और इसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी ढाल बनाई, तलवार बनाया, और उसके थ्रू उन्होंने पूरे नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका। वो जो शासन था जिसको हम कह सकते हैं कि दुर्दांतों का शासन था, उसका उन्होंने अंत किया। उसके प्रधानमंत्री के रूप में बहुत समय तक कार्य किया। भारत में एक अखंड साम्राज्य की स्थापना की जिसको मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो उनके चिंतन को भारत में मतलब एक पठनीय विषय माना जाना चाहिए। इनका जन्म जो है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब 400 शताब्दी पहले, ईसा के जन्म के 400 शताब्दी पहले जो है उनका जन्म हुआ था। अब सोचिए कि इतने प्राचीन काल में जन्म लेकर के इतना उत्कृष्ट चिंतन देने वाले व्यक्ति को इस तरह का चिंतन इस व्यक्ति ने दिया। और सोचिए कि प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में अगर किसी ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना भारत में कर दी, और वो व्यक्ति जिसको अपमानित किया जाता है, जिसके सामने कोई सहारा नहीं है, वो किसी एक व्यक्ति को बना करके जो संसार का सबसे मतलब ऐसा प्राणी है जो कोई उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, उसको उठा करके राजा या सम्राट की जो है स्थिति में पहुंचा देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ऐसे व्यक्ति के विचार को पूरा जो है पठनीय बनाया जाना चाहिए। हमें कह रहे हैं ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जन्म लेकर के ऐसा विचार देते हैं। जो शासन कला पर मतलब एक अच्छी किताब लिखता है चाणक्य, इस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। क्या लिखा उन्होंने? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र की तुलना आज के दौर में मैकियावेली से की जाती है, और ये कहा जाता है कि जितने भी शासन कला पर अब तक की किताबें लिखी गई हैं उनमें उत्कृष्ट किताबों में अगर एक तरफ मैकियावेली की प्रिंस शामिल है, उसका द आर्ट ऑफ वार शामिल है, तो ठीक इसी तरीके से जो है अर्थशास्त्र लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा, वो भी शासन कला पर एक विशिष्ट किताब है। उससे बेहतरीन किताबें आज तक नहीं आई हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि मैकियावेली की किताब की तुलना अर्थशास्त्र से करनी चाहिए, अर्थशास्त्र की तुलना उससे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र पहले आया है, मैकियावेली की किताब बाद में आई है। वो 14वीं शताब्दी में आई है और ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आई है, 1000 साल पहले लिखी गई है। तो कौन महत्वपूर्ण है? अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है रादर देन द प्रिंस। ठीक है, हम प्रिंस को ये देते हैं कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर या राज्य के जो है निर्माण पर या राज्य के तत्वों पर दुनिया भर की जो बातें की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि हमको लगता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है मैकियावेली के प्रिंस से। अब ये पाश्चात्य दर्शन की बात है कि पाश्चात्य वाले अपनी चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं। ठीक है, तो वो मतलब वो स्वीकार करें ना करें ये अलग बात है। ये जो रचना है आपकी जो अर्थशास्त्र है, शास्त्र को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, मतलब ये श्लोक भी है उसके अंदर और दूसरी तरफ उसमें पद्य का भी प्रयोग किया गया है। बेसिकली संस्कृत में इसको लिखा गया है। ठीक है, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हमको समझना चाहिए, कुल मिलाकर के 15 अधिकरणों में इसको विभाजित किया गया है। कितने? 15 अधिकरण। ठीक है, 15 अधिकरण और 150 अध्याय। 15 अधिकरण है, 150 अध्याय है, यानी कि एक अधिकरण में कितने अध्याय है? कुल 10, और कुल 180 प्रकरण है जिनका उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये एक आपका फंडामेंटल फीचर है जो आपको याद रखना चाहिए। कई बार परीक्षाओं में संदर्भ में पूछ लिया जाता है। अब जो अधिकरण है, अधिकरणों में भी 1 से 5 तक राज्य की आंतरिक संरचना के बारे में बात की गई कि राज्य को कैसे बनाया जाएगा, कितने उसके अंग होंगे, मंत्री किस तरह के होंगे, राजा के क्या गुण होंगे, दुर्ग क्या होगा, दंड क्या होगा, नीति क्या होगी, कोष क्या होगा, जनपद कैसा होगा। इन सब संदर्भों में जो है वो कौटिल्य ने चर्चा की है। तो पहला जो आपका 1 से लेकर के 5 तक का अधिकरण राज्य की आंतरिक व्यवस्था के विषय में है। 6 से लेकर के 13 यानी जो 7 अधिकरण बाकी के हैं, ठीक है, अभी बाकी 2 और हैं, 15 अधिकरण टोटल है। तो 7 जो 6 से लेकर 13 है
इन 7 अधिकरणों में मतलब दूसरे लेवल के 7 अधिकरणों में जो है ये राज्य की बाह्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब राज्य की जो विदेश नीति है उसके बारे में, राज्य के जो मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध है या पार राष्ट्रीय संबंध है, उन संदर्भों में जो है उस पर चर्चा करता है कौटिल्य की किस तरह की विदेश नीति का निर्माण राज्य को सुरक्षित रखने के लिए करने चाहिए राजा को या राज्य को बनाने चाहिए। जैसे उसी में मंडल सिद्धांत है, उसी में मित्र किस तरीके से होगा, उसी में जो आपकी मतलब जो है ये नीति है, क्या बोलते हैं उसको, नीति षड्गुण नीति, 60 गुण 6 नीतियों की बात करते हैं कि 60 गुण नीति क्या होगी। ये सब पूरी चर्चा आपको 6 से 13 के अंतर्गत मिलेगी, 6 से 13 अधिकरणों में मिलेगी। एंड रेस्ट ऑफ 2 जो दूसरे 2 बचते हैं जिनमें आपका 14 और 15 अधिकरण है, क्रमशः 14 और 15 में वो राज्य के अन्य विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य था जो इनके अधिकरण के बारे में की गई है। अर्थशास्त्र में राज्य के 34 भागों का उल्लेख हमको मिलता है। ठीक, 34 भाग या विभाग इनको हम कह सकते हैं। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो पार्ट्स हैं राज्य के, तो 34 भागों का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न कई बार आता है, यूजीसी में भी पूछा जाता है और राज्य की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि कितने भागों का जो है वहां पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो 34 कुल भागों का उल्लेख राज्य के संदर्भ में इन्होंने चर्चा की है। अब जो अर्थशास्त्र है, इस किताब का नाम अर्थशास्त्र रखने के पीछे पर्याय क्या है, अर्थशास्त्र के विषय में जो मौलिक चिंतन है या प्रतिपादन है वो कैसे होता है। तो राज्य में मतलब राज्य की किसी भी शासन कला के संचालन में अर्थ एक केंद्रीय विषय है, ऐसा पहली बार कहने वाला, यानी भारत में अर्थशास्त्र के प्रतिपादक के रूप में अगर किसी को जाना जाता है। पाश्चात्य चिंतन में अगर आप पूछेंगे कहेंगे आडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के प्रतिपादक माने जाते हैं। लेकिन भारतीय चिंतन या भारतीय चिंतन परंपरा ये कहती है कि जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, उन्होंने अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अर्थ या पदार्थ ही मानव का मूल है, इट द सेंटर पॉइंट। ठीक, देखिए अभी पाश्चात्य संस्कृति वालों से आप बात करने लोगों तो कहेंगे भारत में अध्यात्म और धर्म के अलावा कुछ है नहीं, और ये कहा जा रहा है कि जो बृहस्पति का चिंतन है उसमें अर्थ ही मनुष्य की संपूर्ण संक्रियाओं का मूल है, यानी वो पदार्थवाचक चिंतन। तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं, आप सोचिए, ये आर्थिक चिंतन राजनीतिक चिंतन तो प्रारंभ से शुरू हो गया यहाँ पर। अर्थशास्त्र बेसिकली है क्या, जैसे अर्थशास्त्र में धर्म का मतलब नहीं है यहाँ जो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र प्रधान है, इसमें भी अर्थ प्रधान चिंतन को इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। और अर्थ कहा क्या है, जैसे अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब इन्होंने रखा हुआ है, अर्थ आज के दौर में जिस चीज से आपको लेना है, अर्थ का शास्त्र। ठीक, अर्थ का शास्त्र, अर्थ इनके लिए क्या है, अर्थ मानव द्वारा सुसज्जित भूमि है, ऐसी भूमि जहां पर मनुष्य रहते हैं, और मनुष्य जहां रहेगा ऐसी भूमि अगर है, उसके चिंतन के विषय में जो शास्त्र है उसे हम अर्थशास्त्र कहेंगे। इनके लिए अर्थशास्त्र क्या है, ऐसी भूमि है जहां पर मनुष्य रहेगा तो खेती करेगा, मनुष्य रहेगा तो व्यापार करेगा, मनुष्य रहेगा तो अन्य जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करेगा ना, बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के तो आदमी का जीवन संभव नहीं है। तो ऐसी भूमि जहां पर मनुष्य रहता हो को अर्थ की संज्ञा इन्होंने दी है। जैसे अगर हम ये देखने की कोशिश करें तो आज के दौर में अर्थ शब्द को पृथ्वी से लिया जाता है ना, अर्थ माने EARTH, अर्थ माने क्या होता है, पृथ्वी। तो संभव है कि हमने उसी को बाद में रूपांतरित कर लिया हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। अर्थ संबंध में इनका जो अर्थ है वो बेसिकली भूमि को डेडिकेट होता है। ठीक है, उसका जो चिंतन करे, जिसमें उसके बारे में बात की गई हो, उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं, मतलब मानवों से बसी भूमि को अर्थशास्त्र कहते हैं। वास्तव में अगर हम ये देखें कि अर्थशास्त्र है क्या चीज, अर्थशास्त्र प्रशासन का एक ग्रंथ है, एक मौलिक ग्रंथ है जिसमें सिर्फ प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। और अगर हम ये सोचें कि वास्तव में किस प्रकार के प्रशासन की चर्चा की गई है, तो हमें कहेंगे लोक कल्याणकारी प्रशासन की चर्चा की गई है। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन मींस ही वाज द प्रोपाउंडर ऑफ वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। दुनिया में पहली बार लोक कल्याणकारी प्रशासन का बात करने वाला सैद्धांतिक रूप से व्यक्ति अगर कोई था तो वो कौन था, कौटिल्य। ठीक है, हालांकि मनु के जो धर्मशास्त्र हम पढ़ रहे थे उसमें भी बहुत सारे इस तरह के लोक कल्याणकारी चिंतन आपको मिलते हैं, लेकिन अगर लोक कल्याणकारी प्रशासन का व्यवस्थित चिंतन आपको कहीं मिलता है, 34 अधिकरण मतलब 34 जो है वो भाग होंगे राज्य के, और कुल मतलब जो पूरा 15 अधिकरण ही आप समर्पित कर दे रहे हैं प्रशासन के संदर्भ में, तो ये इंपॉर्टेंट बात जो है वो
आपको यहाँ पर मिलती है ना। ज्यादा विस्तृत चिंतन, ज्यादा लंबा चिंतन, व्यवस्थित बातें हर संदर्भ में वो आपको कौटिल्य के दर्शन में आकर के मिलती है। और कौटिल्य का जो ये अर्थशास्त्र है ये अपने आप में ये उस पाश्चात्य दार्शनिकों के उस बात को काटने के लिए पर्याप्त है कि भारत में जो दर्शन की परंपरा है वहां राजनीति और अर्थ केंद्र में नहीं, भारत के दर्शन की परंपरा में क्या केंद्र में है, अध्यात्म और धर्म के उस बात को काटने के लिए मुझे लगता है कि पर्याप्त है। क्योंकि ये क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं ये बात बिल्कुल मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं, धर्म और दर्शन पर्याप्त नहीं है भाई, हम अर्थ चिंतन नहीं करेंगे, हम प्रशासन चिंतन नहीं, राजनीतिक चिंतन नहीं करेंगे तो बेकार। तो अर्थशास्त्र उस परंपरा के विरुद्ध है, ये वास्तव में भौतिकतावादी और अर्थ प्रधान चिंतन करता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसमें कलात्मक व्याख्या आपको मिलती है और ये उसी तरह शासन कला पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ निबंध या किताब के रूप में जाना जा सकता है, जैसे मैकियावेली, ठीक है, जैसे मैकियावेली का प्रिंस जबरदस्त अपने आप में किताब है। ये जो कौटिल्य है वो अपने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के ज्ञान की मतलब जो है बात करते हैं कि ज्ञान किन किन विषयों में अगर हम चलाना चाहते हैं शासन को, हमको किस किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, या जीवन में भी अगर आप जी रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो उससे सबसे पहले बात करते हैं आन्वीक्षिकी। उससे पहला क्या कहा इन्होंने, 4 ज्ञान के तत्वों की बात की, 4 ज्ञान परंपरा की बात की, और पहली चर्चा जिसमें करते हैं ये आन्वीक्षिकी की। और आन्वीक्षिकी में क्या क्या शामिल है, आन्वीक्षिकी में है आपका दर्शन तथा योग, जीवन में 2 चीजों का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इसको ज्ञान परंपरा में शामिल किया जाता है, ये भी पूछते रहते हैं अक्सर, ये प्रश्नों में आता है कि किन 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 जो है दर्शन परंपराओं या ज्ञान परंपराओं की बात कौटिल्य करता है। सबसे पहली इसमें है 4 है, जिसमें पहली है आन्वीक्षिकी, दूसरी है त्रयी, त्रयी के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक। तो त्रयी में क्या है, त्रयी में सबसे पहले है वर्ण आश्रम, वर्ण, और वर्ण में चतुर्वर्ण का सिस्टम पाया जाता है। जैसे आप गीता में चले जाइए, चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुणकर्म विभाज्य सा, 4 वर्ण मेरी कृति है, कृष्ण ने कहा उसमें 4 वर्ण को मैंने बनाया है गुण और कर्म के आधार पर जिनकी रचना की है। तो जिसमें सत, रज और तम गुण की जो है वो बातें की गई हैं, अलग अलग गुण जो है वो पाए जाते हैं। जो सदगुण है वो जो ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति होगा उसे यह माना जाएगा, अगर सदगुण की प्रधानता है तो वो ब्राह्मण वर्ण का धनी है। अगर उसके अंदर रज गुण की तम गुण की प्रधानता, सत रज और तम, हाँ रज गुण की प्रधानता है, रजो गुण का जो है उसके अंदर समावेश पाया जाता है, तो वो क्या माना जाएगा, क्षत्रिय के लक्षण उसके अंदर है। रज और तम से मिलकर के बनेगा वैश्य, और जो है तम गुण की प्रधानता शूद्र वर्ण में पाई जाएगी। तो ये 4 वर्णों की व्याख्या जो है वो आपको मिलती है। कहते हैं कि इस संदर्भ में भी ज्ञान होना चाहिए, राजा को अगर शासन करना है तो ये ज्ञान परंपरा उनको इन सब चीजों विषयों में पता होना चाहिए, उसके आधार पर वो कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लोगों के जो है उसके आधार पर। दूसरी बात कि ये तो हो गया वर्णाश्रम। अब त्रयी में और क्या है, त्रयी माने 3 प्रकार की चीजों के बारे में बात करें तो पहले तो वर्ण आश्रम आ गया, फिर क्या आ गया, पुरुषार्थ। और आपने तो एंशिएंट हिस्ट्री में पुरुषार्थ को पढ़ा होगा, पुरुषार्थ में आपका है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर धर्म, अर्थ और काम की आपने पूर्ति कर ली, जीवन में धर्म को अर्जित कर लिया, ज्ञान अर्जित कर लिया, फिलॉसफी पढ़ ली, धर्म को अर्जित कर लिया, धर्म पूरा कर लिया। धर्म माने धर्म नहीं, धर्म माने पूजा पाठ नहीं, देवी देवता नहीं, पूजन नहीं, चिंतन प्रणाली नहीं, धर्म माने कर्तव्य, द ड्यूटी, धारेत इति धर्मा। तो धर्म, अर्थ का संचय, अगर धर्म को आप चलते हैं, अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे, गृह धर्म का पालन करेंगे, या मान लीजिए विद्यार्थी धर्म का पालन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको अर्थ का संचय होगा। कर्म करोगे तो पैसा मिलना है, इसमें डाउट नहीं है। तो धर्म आधारित कर्म करते हुए आप जो है अर्थ को प्राप्त कीजिए। धर्म, अर्थ, काम, तीनों सद गया ना। और काम का मतलब ये है कि काम का सेवन अगर आप नहीं करेंगे तो संतति का उत्पादन असंभव है, ठीक है, वो भी जरूरी है। धर्म, अर्थ, और अगर इन तीनों को आपने प्राप्त कर लिया तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये जानना जरूरी है। पुरुषार्थ दूसरा विषय। और त्रयी में जो तीसरा विषय है उसको हम कहते हैं आश्रम। क्या कहते हैं, आश्रम। आश्रम का जो है वो पाया जाता था जीवन में उल्लेख, जैसे कि 4 आश्रम होते हैं, कौन कौन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है। 1 से लेकर के, या बेसिकली हम कह सकते हैं 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक। 1 साल तक तो हमारे अंदर नैतिकता का, सामाजिकता का, धर्म का, इन सब का बोध ही नहीं होता है। बच्चा पल बढ़ रहा होता है, शैशव अवस्था में होता है,
तो उसको छोड़ दीजिए शास्त्र बाल्यावस्था, लेकिन 5 साल से 25 वर्ष तक या जन्म से 25 वर्ष तक आप मान सकते हैं। ये आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक, इसमें शिक्षा धर्म इन सब पे आपको चिंतन करना है। फिर आपका आता है गृहस्थ आश्रम, जहां अर्थ और काम पर आपको लेकर के जाना है। फिर इसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम, कि मतलब जो आपका 25 से इधर 50 हो गया गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम। आप अपने आप को देखिए, तुरंत क्या विधिवत व्यवस्था है, क्या वैज्ञानिक व्यवस्था है कि आप अपने आप को अगर संन्यास की तरफ ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए 50 साल का संक्रमण काल दिया गया, 25 साल का संक्रमण काल, कि आप अपने आप को सोसाइटी से पहले दूर करने की कोशिश कीजिए। वानप्रस्थ, भीख मांग करके खाइए, जीवन बिताइए, धीरे धीरे डाइवर्ट करिए अपने आप को। तो ये वानप्रस्थ की व्यवस्था पाई गई है, ठीक। और फिर इसके बाद में संन्यास आता है। तो इससे अगर ये सब आप करते हैं तो आपको पुरुषार्थ अर्जित हो जाएगा, मतलब मोक्ष अर्जित हो जाएगा, एक प्रकार के जीवन का लक्ष्य है। ये हो गया त्रयी आपका। फिर इसके बाद है वार्ता। वार्ता में किस चीज के बारे में बात की कि वार्ता बेसिकली जो आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें, इनका ज्ञान आपको होना चाहिए, राजा को होना चाहिए। जैसे कृषि का ज्ञान हो, जैसे पशुपालन है, ठीक है, जैसे कि व्यापार है, इन सब के संदर्भ में जहां पर ज्ञान होगा उसको हम कहते हैं वार्ता। ज्ञान की परंपरा का जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है कृषि, पशुपालन, व्यापार, इन सब से संदर्भ रखेगा। और जो अंतिम तत्व है जिसको हम कहते हैं दंड नीति परंपरा, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, इसमें शासन कला का उल्लेख रहेगा और शासन कला के बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें राष्ट्र संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध, पारराष्ट्रीय संबंध, सेना, ठीक, दंड, शासन कला, इन सबके संदर्भों में पूरी चर्चा पर चर्चा की जाएगी। रक्षा है, गुप्तचर है, कूटनीति है, विदेश नीति है, इन सबके संदर्भों में आपको चर्चा यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की ज्ञान परंपराओं का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है, ठीक। अब जो है ये तो हो गया अर्थशास्त्र का, ये कुछ केंद्रीय विषय जिनमें हमने अर्थ चिंतन की बात कर ली। इनमें हमने ये कहा कि भूमि, जो लोगों से बसी हुई भूमि, उसी को अर्थ कहते हैं। उसी का जो शास्त्र है वो अर्थशास्त्र है अपने आप में। तो इसलिए इन चीजों के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप अर्थशास्त्र को कायदे से नहीं चला सकते, माने आपको राज्य को आप चला नहीं सकते, ठीक है। केंद्रीय विषय इसको मानते हैं। राज्य की उत्पत्ति कौटिल्य के अनुसार कैसे होती है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत में आप जानते हैं दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत लागू है, ठीक है। लेकिन ये जो है कौटिल्य इस चीज को स्वीकार, वो कहते हैं कि राज्य जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम, सामाजिक समझौता का परिणाम। लोगों ने मत्स्य न्याय से बचने के लिए, मत्स्य न्याय के ऑलरेडी हम व्याख्या आपको कर चुके हैं जब मनु पढ़ा रहे थे, कि जो बड़ी मछलियां हैं वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो सिद्धांत है, उससे निकलने के लिए हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, सामाजिक समझौता किया, मनुष्यों ने आपस में समझौता किया और समझौते के तहत राज्य की स्थापना की। तो कैसा राज्य बना, सबने मिलकर के राजा बनाया। किसको राजा बनाया? मनु को राजा बनाया। मनु माने कौन? मनु इसमें जो है इन्होंने मनु की व्याख्या भी की कि मनु है कौन? विश्वमान के पुत्र हैं, ठीक। विश्वमान के पुत्र को इन्होंने राजा बनाया और राजा बनाते समय इस समझौते में एक और कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि जो राजा है वो उन लोगों की सुरक्षा करेगा जो कमजोर है। भाई जाहिर सी बात है, मजबूतों को सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि मनुष्यों के बीच में समझौता हो रहा है तो अब इस समझौते में शामिल मजबूत लोग भी हैं। मजबूत लोग ज्यादा टार्चर करेंगे, गोल होकर के मान लीजिए कमजोर लोग गए और इनकी सारी संपत्ति छीन लिए तो भी दिक्कत है। तो इस स्थिति में उनको भी लगा कि हमें समझौते के लिए जाना चाहिए, जो जितना मेहनत करे उतना अर्जित करे, किसी की संपत्ति का हनन न हो, हमारी सुरक्षा बनी रहे। तो इन लोगों ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, सामाजिक समझौता किया, जिसके तहत विश्वमान के पुत्र मनु को राजा बनाया और राजा बनाते समय एक वादा किया। क्या वादा किया? कि हम अपनी जो आपकी कृषि उपज है, जितना भी हम भूमि पर कृषि करेंगे, कृषि उपज का 1/6 भाग, ये नहीं कहा बल्कि ये 6% का, मतलब इसकी बात करते वहां उनके यहाँ व्यवस्था अलग थी। कृषि उपज का 1/10 उन्होंने समझौता कहा था जो है आपके मनु ने, और कहा था कि आपका व्यापार का 1/6। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरीके की बात कौटिल्य करते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि जो आपका कृषि कुल मिलाकर के आप करते हैं भूमि पर, उसका 6% आपको राजा को देना पड़ेगा। 1/6 नहीं बल्कि कितना? 6%। 1/10 1/6 की परंपरा निकल गए। और कुल व्यापार का, जिसमें आप पशुपालन करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ बेचते हैं, वस्तु का, दुकान का, कुछ भी जो आप कर रहे हैं, शेष जो व्यापार में आएगा, यानी जो द्वितीयक उद्योग है। प्राथमिक उद्योग क्या है? जिसमें आप कुछ उपजाते हैं,
द्वितीयक उद्योग जो उस पर आधारित है, कच्चे माल पर आधारित है। व्यापार जो भी आप करते तो उससे जो आपकी अर्निंग होगी, कुल उत्पादन आपका होगा या जो आपका लाभ होगा उसका 10% राजा को आपको देना होगा। 1/10 यानी 100 रुपया अगर कमाते हैं तो 10 रुपया किसका होगा? राजा का होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, ये तो हो गया आपका सप्तांग। अब सप्तांग के बाद जिन विषयों की चर्चा करते हैं, मतलब सॉरी, राज्य का उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति के बारे में बाद में जो सबसे पहला विषय आएगा तो दोनों के सप्तांग पे चर्चा करनी थी, मनु का सप्तांग और जो है आपका कौटिल्य का सप्तांग। ठीक है, तो सप्तांग में इनके सबसे पहले कौन आता है? आपका स्वामी। ठीक, इनके सबसे पहले सप्तांग में कौन आता है? स्वामी। ठीक, वहां कौन आता था? वहां भी स्वामी। ठीक, ख्याल रखिएगा इस चीज को, कंपैरेटिव करना रहता है, तुलना आपको। तो आपको मनु में भी सबसे पहले कौन आता है? स्वामी। यहाँ भी कौन आता है सबसे पहले? स्वामी। ठीक, स्वामी की तुलना यहाँ पर जो है कौटिल्य शीर्ष से करता है। शीर्ष माने किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क, सिर। तो ये राज्य का क्या है? राजा सिर, सिर है। स्वामी माने राजा, राजा जो है उसका सिर होगा। ठीक है, राजा को कुलीन होना चाहिए, राजा दार्शनिक हो, राजा ज्ञान परंपरा का जानने वाला हो, उसको कम से कम जो 4 ज्ञान परंपराएं हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। राजा के पास दंडनी, अर्थशास्त्र, उसके पास त्रयी, आन्वीक्षिकी, वार्ता, इन सब का ज्ञान हो। वह वीर योद्धा हो, स्वयं युद्ध करने में सक्षम हो, न्यायी प्रवृत्ति का होना चाहिए, उसके अंदर भेदभाव न हो। इन सब अभिरुचियों से जो व्यक्ति संपन्न होगा उसे राजा बनाया जाएगा। पहला राजा तो मनु बने, लेकिन बहुत सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। जैसे उसके कुछ कर्तव्य हैं, देयर आर सम ड्यूटीज, मतलब कौन कौन सी ड्यूटीज को उसको पालन करना है, तो इनको 4-5 पॉइंट में आपको लिख लीजिए। सबसे पहले प्रजाजनों का कल्याण, द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हमने कहा कि जो कल्याणकारी राज्य की उदाहरण वो देते हैं, सबसे पहले ही पॉइंट में है द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक, दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए अगर उसे वर्ण आश्रम धर्म का ज्ञान है, उसे पुरुषार्थ का ज्ञान है, उसे आश्रम का ज्ञान है, तो ही विल जस्टिफाई द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी, मतलब वो प्रजाजनों को कर्तव्य के बारे में शिक्षा दे। He should give the knowledge to the people about the duty, प्रजाजनों को कर्तव्य के बारे में बताए। दूसरा विषय है ये। ठीक, प्रजाजनों को कर्तव्य की उचित शिक्षा दे। संयम बरतना, मीन्स ही शुड बी वेरी पेशेंट, उसको बहुत धैर्यवान होना चाहिए और प्रजाजनों को प्रसन्न रखे। ठीक, ये आदमी जैसे राजा मान लीजिए जुआरी है, शराबी है, वैश्यावृत्ति को पालन करने वाला तो नष्ट हो गया देश। उसको बहुत संयमी प्रवृत्ति का होना चाहिए, धैर्य उसके अंदर होना चाहिए। ठीक, तो ये तीसरा है। और चौथा जो कर्तव्य है राजा का, जो उसके अंदर गुण होने चाहिए, वह विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक तथा अन्य कर्तव्यों का भी पालन करे। ठीक है, ये सब उसके अंदर होने चाहिए। वो किन किन गुणों से मुक्त हो? पहली चीज तो आपका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक, ये सब उसके अंदर प्रमुख गुण होने चाहिए। आत्मिक गुण हो, आत्मा शोर उसकी प्रवृत्ति हो, शारीरिक रूप से पुष्ट हो, मानसिक रूप से पुष्ट हो। लूले लंगड़े आदमी को राजा नहीं बना देना है। पता चलेगा कि वो अपने ही कल्याण नहीं कर पा रहे तो देश का क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप महाभारत काल में देखते हैं कि जो धृतराष्ट्र है उसको राजा नहीं बनाया जाता है, बाद में एक्सीडेंटली ऐसा हो जाए वो अलग बात है। धृतराष्ट्र को इसलिए राजा नहीं बनाया जाता, तो उन्हीं तमाम सारे सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक, 2 अमात्य, दूसरा है वो क्या है? अमात्य। अमात्य कौन है? अमात्य होना किसको चाहिए? पहली चीज ये। ठीक है, जैसे मंत्रिमंडल है ना, तो मंत्रिमंडल के संदर्भ में इन्होंने विशेष चर्चा की है। और इन्हें क्या माना है कि शरीर में जिस तरीके से हमारे आंख होती है, उसी तरीके राज्य के सप्तांग में जो है वो मंत्री का महत्व है। मतलब ये राजा या राज्य की आंखें हैं, इन्हीं से राजा जो है वो देखता है। और अगर ये कमजोर, किसी की आंखें कमजोर हो जाए तो आदमी क्या देख पाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए तो धृतराष्ट्र जब वो राजा बने तो उनके मंत्री के रूप में सदैव कौन रहता था? संजय नहीं, संजय नहीं रहते थे। धृतराष्ट्र के तो मंत्री थे विदुर, उनके महामंत्री, इसलिए विदुर फेमस है। और मंत्री को सदैव जो है वो राजा से सच बोलना चाहिए, उसके अंदर स्वामी भक्ति हो। और स्वामी भक्ति का मतलब ही है, स्वामी भक्ति मतलब चाटुकारिता थोड़े है। स्वामी भक्ति का मतलब है कि सच बोलो। जैसे कि मानस में लिखा गया, मंत्री वैद्य गुर 3 जो सचिव, मैंने उसमें सचिव लिखा गया है, सचिव ही मंत्री होता है। सचिव वैद्य गुर 3 जो प्रिय बोलहि भई आस,
राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। अगर सचिव यानी मंत्री, वैद्य यानी चिकित्सक और गुरु, ये तीन अगर आपको भय से आक्रांत होकर के आपसे प्रिय बोल रहे हैं, जो आपको कष्टप्रद नहीं है, प्रिय, हमेशा चाटुकारिता करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इन्हीं तीनों से मिल करके जो आपके राज्य का नाश हो जाएगा, बहुत जल्दी नाश हो जाएगा, नष्ट होने के कगार में, समझ लीजिए। इसलिए राजा सदैव, राजा का जो मंत्री हो या जो सचिव हो, वो सदैव सत्य बोलने वाला होना चाहिए, सत्यभाषी मंत्री चाहिए, ठीक है, सत्यभाषी मंत्री। अच्छा, मंत्रियों की संख्या के संदर्भ में भी ये बात करते हैं, क्योंकि वो दृष्टि है, दृष्टि कितनी व्यापक होनी चाहिए, कहाँ तक देखने वाली होनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राजा की कितनी संख्या हो, मतलब राजा के मंत्रियों की कितनी संख्या हो, इसको कौटिल्य राजा के ऊपर छोड़ता है। वो अपने विभागों के अनुसार मंत्रियों की संख्या का निर्धारण जो है वो राजा करे, ठीक है, अपने विभागों के अनुसार मंत्रियों की संख्या का निर्धारण राजा करेगा। फिर भी एक प्रतिबंध जो है वो आरोपित करते हैं, वो कहते हैं कि मंत्री परिषद भले थोड़ी व्यापक हो, क्योंकि आपके जो है विभाग या भाग ज्यादा विस्तृत है, राज्य बड़ा है, राज्य की समस्याएं बड़ी हैं, चिंतन बड़ा है, किंतु इस चीज का ख्याल रखा जाए कि जो कैबिनेट है यानी परामर्शदात्री सभा है, जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या ज्यादा न हो। तो दो प्रकार के मंत्री होंगे, जिनसे राजा परामर्श ले वह मंत्री, और जो बाकी कुछ विभागों का कार्य भी करते रहे वह मंत्री। राजा के जो मंत्री हैं, जो मंत्रिमंडल वाले मंत्रियों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए, नहीं तो गुप्त समाचारों के खुल जाने का भय लगातार बना रहेगा। अगर आप किसी बहुत ही गुप्त विषय पर बातचीत कर रहे हैं तो सब कहाँ पहुंच जाएगा, सोसाइटी में। तो राजा की पोल हमेशा खुलती रहेगी, जिससे समस्याएं बढ़ेंगी, आप कोई गुप्त चर्चा नहीं कर पाएंगे, ठीक। मंत्री को वैश्यालय या वैश्विक प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, ठीक है, वैश्यालय वगैरह न जाता हो, शराब का सेवन न करता हो, नहीं तो क्या होगा कि अगर उसके अंदर मतलब जो है व्यसन पाए जाएंगे इस तरीके के, जैसे राजा के लिए भी इसने कहा है, राजा में लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन गुणों का अभाव होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर, ये नहीं गुण होने चाहिए राजा के अंदर। अगर ये सब गुण हैं तो नष्ट कर देगा। उसी तरीके से मंत्रियों में भी ये नहीं होना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर का अभाव हो, तब जाकर के वो मंत्री बन सकता है। अगर मान लीजिए कि वो मतलब उसके अंदर वैश्यागमन की प्रवृत्ति है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो मंत्री है वो आपकी पोल खोल देगा, क्योंकि बहुत आसानी से व्यसनों में पड़ जाएगा। मदिरा का पान करता है, बहुत आसानी से व्यसनों में पड़ जाएगा। और व्यसनी व्यक्ति आपकी जो राज्य की बहुत सारी गुप्त जानकारियां हैं वो दूसरों को शेयर कर देगा। पता चला वो जो है स्त्री गमन करता है, वैश्यालय जाता है, तो स्त्री उसको क्या करेगी, बरगला देगी 2 मिनट के अंदर। होगा नहीं होगा, तो विचार दूसरे राज्यों में पहुंच जाएंगे, इनकी जो भी गुप्त जो है चर्चा हुई होगी। इसलिए राजा के जो मंत्री होने चाहिए उनके अंदर इन सब इस प्रकार के दुर्गुण नहीं पाए जाने चाहिए, ठीक है। मंत्री परिषद का एक जो है जो अध्यक्ष भी होगा, जिसको हम कहेंगे महामात्य, इस स्वयं एक जो है मंत्रिमंडल के जो है अध्यक्ष के रूप में काम करता है, इसको प्रधानमंत्री कहते थे। किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। राक्षस राज्य को इसने महामात्य बाद में बना दिया, एक बार अपनी उद्देश्य पूरे हो गए छोड़ के चला गया वो। कौटिल्य का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिसको हम कहते हैं कोश, क्या कहते हैं, कोश। कोश को अगर हम तुलना करें शरीर के किसी अंग से, तो इसको हम या तो मुख कहें या तो हम इसको कहेंगे उदर, पेट, ठीक है। कोश बड़ा ही महत्वपूर्ण तत्व है। बिना अर्थ के तो हमें करें ये अर्थ तो केंद्रीय विषय, जैसे बृहस्पति ने भी कहा, अर्थ और पदार्थ मनुष्य का प्रमुख केंद्र है, बिना अर्थ के तो जीवन संचालित नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अर्थ का संचय कैसे होगा, अर्थ आएगा कैसे, अर्थ शासन के संचालन की सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अर्थ के आने को लेकर के भी कौटिल्य ने एक व्यवस्थित चिंतन दिया। हमने पहले ही आपको ये बात बताई, अभी जब हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि जब राजा बनाया गया तो राजा को ये मतलब 2 काम दिए गए कि वो किस तरीके से राज्य की रक्षा करेगा। तो कुल कृषि उपज का 6% वह जनता से ले लेगा, जितना भी आप कृषि में उपजाएंगे, खेत में उत्पादन करेंगे अन्न का, उसका 6% आप राजा को दे देंगे। कुल व्यापार का आप कितने प्रतिशत दे देंगे, 10% राजा को दे देंगे। उसी से जो आपका धन है वो पूरा बनेगा, ठीक है। और एक बात का ख्याल रखिए कि जो राजा है वो जो आपका मतलब जो है पैसे को जो लेता है, जो कर लेता है, उससे जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए।
अगर जनता को कष्ट देकर के वो कर लेते हैं तो फिर वो सही राजा नहीं माने जाएंगे, लोक कल्याणकारी राजा नहीं माने जाएंगे। वो ऐसे धन लें जैसे सूरज जो है वो पृथ्वी से पानी लेता और किसी को पता नहीं चलता। पृथ्वी को पानी देता भी है सूरज और ले भी लेता है, आपको पता नहीं चलता, धीरे 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 ऐसे सोख लेता है, आपको पता नहीं चलता। तो राजा इस तरीके से कर ले कि जनता को पता नहीं चले, ठीक है। और ये सेंट्रलाइज कर की बात करते हैं, केंद्रीय कर की बात करते हैं। इसलिए बीच में भी एक प्रोफेसर ने जो है कौटिल्य को जीएसटी से जोड़ करके पढ़ा दिया तो लोग घबरा उठे। बीएचयू के प्रोफेसर थे, उनसे इंटरव्यू मीडिया लेने पहुंच गई। केंद्रीय कर की बात तो ये करता है, ठीक है। तो कृषि और व्यापार कर दो प्रकार के करों की ये बात की और इसमें 3-4 के सिद्धांत दिए, ठीक। संपूर्ण विकास पर करारोपण होना चाहिए, ये जान लीजिए आप, है ना। तो देखिए दौर्लभ्य का सिद्धांत इन्होंने दिया, ठीक। पहला तो किसको दिया, दौर्लभ्य का सिद्धांत दिया। इन्होंने परिपुष्ट सिद्धांत दिया कि संपूर्ण संपत्ति पर कर लगे, ठीक है, संपूर्ण विकास पर करारोपण होना चाहिए। फिर दौर्लभ्य का सिद्धांत दिया, फिर इसके बाद कर मुक्ति का सिद्धांत दिया। कौटिल्य जो है वो कुछ चीजों को कर मुक्त कर देता है कि इन सब चीजों पर कर नहीं लगने चाहिए, जिन विशेष कारणों पर कर नहीं रखना चाहिए, जैसे कि संस्कार पर कर नहीं होगा, व्रत पर कर नहीं होगा, यज्ञ पर कर नहीं होगा, दान पर कर नहीं होगा। माने संस्कार के लिए जो पैसा आप ले रहे हैं, विवाह में जो कुछ खर्चा करने जा रहे हैं, उनकी चीजों पर कर नहीं होगा। संस्कार परफॉर्म करने के लिए फ्री है। यज्ञ पर कर नहीं होगा, यज्ञ कर रहे हैं तो कर नहीं होगा, है ना। यज्ञ पर भी कर, यज्ञ कहाँ हो उस भूमि के लिए कोई कर नहीं होगा, सामग्री के लिए भी कोई कर नहीं होगा। व्रत, अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत से संबंधित चीजों पर कर नहीं होगा, दान पर कर नहीं होगा। Whatever the donation you are providing to the people will not be under the taxation, ठीक है। जैसे आज भी है, this is happening in the tomorrow's today's world also will be happening in tomorrow's period time too, ठीक है। क्यों? देखिए आज के दौर में आप देखते हैं कि जो आपने प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा जमा कर दिया वो कर मुक्त है। ऐसे ही बहुत सारे धारासी जी के तहत बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जिनको अगर आप पैसा देते हैं तो वो कर मुक्त है, ठीक। तो यानी कि दान आज भी करमुक्त राशि में रखा गया है। कौटिल्य इस मामले में समझ लीजिए आज भी रिलेवेंट है। उन्होंने कहा था कि दान पर कर नहीं होना चाहिए। तो ये कोष का जो विधान है वो इस तरीके से बनेगा। इतना आपका कोष जो है वो परिपुष्ट होना चाहिए, राजा की उस पर दृष्टि रहे, क्योंकि वो राजा का पेट है। अगर किसी पेट फाड़ दिया जाएगा तो आपका जीवन तो चल ही नहीं सकता है। वो ऊर्जा का केंद्र है, उसी से पूरा, जैसे पेट है, पेट ही से तो सब पाचन वाचन होकर के पूरा शक्ति वगैरह आपके शरीर को मिलती है। खाना ना खाइए, आपके 10 मिनट में काम करना बंद कर देगा मस्तिष्क। तो हर चीज का जो केंद्र है वो कौन है, पेट। तो कोष को हमेशा संतुलित होना चाहिए, ठीक है। फिर होगा आपका दंड। दंड तो दंड नीति की ही अवधारणा देते हैं ये पूरा, आप जानते हैं। दंड का मतलब बेसिकली ये बहुत सारे अलग अलग दंडों का प्रावधान करता है। जैसे कायिक दंड का प्रावधान करता है, ठीक है, देह दंड, कायिक दंड, शारीरिक दंड, ठीक, मानसिक दंड, इन सब का प्रावधान करता है। अर्थ दंड की बात करता है। 3 प्रकार के दंड तो इसके बेसिक है, जैसे दैहिक, कायिक, ठीक। दैहिक में क्या आएगा, दैहिक में शरीर का कोई अंग काटना, पीटना, मारना, ये सब चीजें हैं। कायिक दंड का मतलब है जिसको हम कहते हैं सश्रम कारावास, श्रम कीजिए आप, तो कायिक दंड में ये आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज जो अगला बात करता है, अर्थ दंड की बात करता है। दंड नीति में अर्थ दंड को भी शामिल किया जाना चाहिए, ठीक। पैसे लेकर के किसी को छोड़ दीजिए, ट्रेन का चेन पुलिंग करेंगे तो आपको मुचलका भरना पड़ेगा, 5000 रुपए का अर्थ दंड है। यहाँ थूकोगे 50 रुपया दीजिए, अभी भी है ना ये सब। तो अर्थ दंड का प्रावधान इन्होंने किया है। शारीरिक दंड, कायिक दंड, ठीक है, और मतलब जैसे दैहिक दंड, कायिक दंड और अर्थ दंड, 3 प्रकार के दंडों की ये बात करते हैं। दंड में इनके सेना भी शामिल है, दंड में इनके सेना भी शामिल है। आंतरिक चूंकि मतलब जो सुरक्षा का काम वो करती है, सेना इसमें पूरी तरीके से शामिल है। घोड़े, रथ, पैदल, चतुरंगिनी, सब सेनाओं को इसमें शामिल किया गया है, जो आपके दंड का प्रावधान है। पंचम जो इनका अंग है वो क्या है, दुर्ग, ठीक। 4 प्रकार के दुर्गों की बात जो है वो मतलब आपका कौटिल्य करता है, ठीक है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दुर्ग। दुर्ग को इसने क्या कहा है, किला, भुजा। भुजा। दुर्ग या किला क्या है,
भुजा है। जैसे शरीर में भुजा होती है हमारी सिक्योरिटी के लिए, वैसे ही राज्य के पास दुर्ग है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। ठीक, दुर्गों को 4 भागों में बांटता है और पहला होता है अवधिक दुर्ग। पहला आपका क्या होगा? अवधिक दुर्ग। दूसरा होगा पार्वत दुर्ग, तीसरा होगा धानवंत दुर्ग और चौथा होगा वन दुर्ग। ठीक, अवधिक दुर्ग का मतलब क्या होगा? अवधिक दुर्ग को अगर हम जल दुर्ग लिखें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। या तो चारों तरफ से मतलब जो है तालाब से घिरा हुआ होना चाहिए, या नदी से घिरा हुआ होना चाहिए, या समंदर से घिरा हुआ होना चाहिए। मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ दुर्ग हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसी दीवार बनाइए, ऐसा महल बनाइए जिसमें चारों तरफ पानी हो। तो पानी से पहुंचना आसान नहीं होगा, यानी आपको उसके लिए जल सेना की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जल सेना की जरूरत। पहले तो वायुसेना थी ही नहीं, पहली बार उस समय वायुसेना का तो कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जल दुर्ग में आप सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपके दूसरे बंदे के पास में जो है वो नहीं है नेवी, तो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो पहला तो आपका दर जो है वो आपका हो गया अवधिक दुर्ग, जो जल से घिरा हुआ होना चाहिए, पानी से, तालाब से, नदी से, समंदर से, किसी से भी घिरा हुआ होना चाहिए। दूसरा आपका क्या है? पार्वत दुर्ग। और पार्वत दुर्ग जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि चारों तरफ से पर्वतों का विस्तार यहाँ पर पाया जाए, तो उसको चढ़ करके आप वहां तक पहुंचेंगे। चारों तरफ पर्वत पाया जाना चाहिए, ऐसे क्षेत्रों में हो तो ऐसे क्षेत्रों में दुर्ग को बनाया जाना चाहिए। ये पार्वत दुर्ग की व्यवस्था वो करते हैं। फिर क्या होगा? धानवंत दुर्ग। क्या होगा? धानवंत दुर्ग का मतलब है मरुथल में जो स्थापित हो। हाँ, मरुस्थल हो रे, मतलब दूसरों की सेनाएं यहाँ तक अगर पहुंचे तो पता चले कि पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही तबाह हो गए, मार डाले गए, दौड़ा दौड़ा के इसी जो है रेत में इनकी जान ले लीजिए आप। ठीक है, तो वो एक व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी जो मतलब जो चौथी और अंतिम जिस दुर्ग की बात ये करता है उसको हम क्या कहते हैं? वन दुर्ग। चौथा दुर्ग क्या है? चारों तरफ से वृक्षों से या कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ हो। माने इसमें वृक्ष की बात नहीं है, इसमें बेसिकली एक कटीली झाड़ियों की, ऐसे वृक्ष चारों तरफ हो जो कटीले हों, जिनमें पार करके राजा तक पहुंचना या उस दुर्ग तक पहुंचना दूसरी सेना के लिए अत्यंत दुर्लभ हो, मतलब सिक्योरिटी जहां पर बनी रहे। तो ये आपका चौथा और अंतिम दुर्ग है जिसके बारे में जो है कौटिल्य चर्चा करता है। ठीक है, ये 4 दुर्ग हैं। प्रत्येक भाग का नियंत्रण किसके पास रहेगा? नागरिक नामक अधिकारी के पास रहेगा। चारों का। ठीक है, प्रत्येक पर एक नागरिक नामक अधिकारी जो है वो नियुक्त किया जाएगा। सेनाएं तो वहां होंगी, नागरिक नामक अधिकारी इसको पूरा कंट्रोल करेगा। जैसे यहाँ जल मान लीजिए जो आपका जो है थाना होता है, उसका थाना का अधीक्षक होता है। जैसे कि आपका जो जेल होता है तो जेल का अधीक्षक होता था, ऐसे इसका जो अधीक्षक होगा दुर्ग का अधीक्षक, उसका नाम क्या होगा? नागरिक। नागरिक माने सिटीजन नहीं, नागरिक माने नागरिक वो ऑफिसर है अपने आप। ठीक है, जनपद। फिर इसके बाद क्या है? छठा आपका जनपद। ठीक है, जनपद में क्या है? जनपद को वो शरीर का पांव मानते हैं। जनपद को क्या मानते हैं? शरीर का पांव मानते हैं बेसिकली। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो भी जनपद हो, राजा का जो मतलब जो क्षेत्र होना चाहिए वो बड़ा ही मतलब संपन्न स्थान हो। जैसे जनयुक्त जो स्थान है उसको इन्होंने कहा है जनपद। इस मतलब जो पद की विवेचना है उसमें बोलते ही हैं कि क्या होगा? जो जनयुक्त स्थान है उसको हम क्या कहेंगे? जनपद कहेंगे। और जनपद के अलग अलग इन्होंने जो है जनपद प्रशासन को अलग अलग इन्होंने छोटी छोटी इकाइयों में बांटा है। ठीक, 10 गांवों को मिलाकर के संग्रहण होगा, स्थानिक, संग्रहण, खरवाटिक और द्रोणमुख। क्या क्या है? स्थानिक, संग्रहण, खरवाटिक और द्रोणमुख। ठीक, तो पहले ये है कि जहां 10 गांव होंगे उनको कहा जाएगा संग्रहण। पहले बात और जान लीजिए, बहुत शीशा लेदर थी ये सब। जैसे छोटे छोटे गांव नहीं होते थे। इंद्रप्रस्थ पता लगे एक गांव है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली पूरा एक गांव। तो गांव मतलब इन लोगों का राज्य वो छोटा नहीं होता था, ये मत मानिए। जैसे आपसे कहा गया 10 गांव का एक राज्य था, 5 गांव का एक राज्य था, 20 गांव का एक राज्य था, तो आप कंफ्यूज हो जाइए कि गांव माने भी टीकर माफी नहीं। गांव का मतलब है बहुत विस्तृत क्षेत्र। तो गांव अच्छा खासा राजस्व कलेक्ट होता था, क्योंकि उस समय देश की जनसंख्या बहुत कम थी।
तो भूमि का विस्तार अच्छा खासा पाया जाता था। जनसंख्या कम पर तो भूमि अच्छी खासी होती थी भाई, तभी तो लोगों के पास पता चल रहा हजार हजार बीघे लोगों के पास जमीन है। आप पूर्वजों के बारे में पता कीजिए, अभी तो कच्च बच्च जनसंख्या है, हम लोग चाइना को भी जो है क्रॉस करते चले जा रहे हैं। वैसी व्यवस्था नहीं थी, उसमें गाँव अच्छे खासे बड़े होते थे, ठीक है। तो ये सिंपल सिचुएशन है हमारे लिए, इतनी जनसंख्या बढ़ना नहीं चाहिए। पहला जो स्थान रखा है इन्होंने स्थानिक रखा है, तो स्थानिक मतलब ग्राम ही मान सकते हैं। स्थानिक इज अ बेसिक फंडामेंटल वी कैन से द लोकेलिटी, बहुत छोटी इकाई है वो, सबसे छोटी। स्थानिक के बाद में जनपद का जो दूसरा उसको हम कहते हैं संग्रहण, 10 गांवों से मिलकर के बनता है, ठीक। एक बड़ा गांव, जिसको एक बड़ा गांव 10 गांवों से मिलकर बना एक गांव जो बड़ा गांव कहलाएगा, उसको हम कहेंगे संग्रहण। संग्रहण के बाद जो मतलब तीसरी सबसे बड़ी इकाई है, तीसरी बड़ी इकाई, और चौथी 4 इकाइयों की बात करें तो तीसरी है जिसको हम कहते हैं खरवाटिक, जो 100 गांवों से मिलकर के बना होगा। यानी कि एक खरवाटिक में 10 संग्रहण, ठीक। ये बात आप ख्याल रखिए, 10 स्थानिक से एक संग्रहण, 10 संग्रहण से एक खरवाटिक, और 10 खरवाटिक से मिल मतलब जैसे 10 खरवाटिक तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि 100 है, 400 गांवों का एक द्रोणमुख होगा। 4 संग्रहण से 4 खरवाटिक से मिलकर के एक द्रोणमुख बनाया जाएगा। अच्छा, स्थानिक जिसको हमने कहा है या स्थानीय जिसको कहा है वो गांव नहीं, 10 गांवों का संग्रहण है। स्थानिक जो है या स्थानीय जो है वो नगर है, जो हर 100 गांव के बीच में होना चाहिए, एक निगम के तरीके से बसाइए। स्थानिक क्या कहेंगे, स्थानीय किसको कहेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका अमेठी है या आपका लखनऊ है या इस तरीके से बहराइच है या बलरामपुर में जो नगर पालिका है, तो 100 गांव में जो है नगर की भी व्यवस्था की जाएगी। नगर को क्या कहेंगे हम, स्थानीय। संग्रहण 10 गांवों का, खरवाटिक 100 गांवों का, जो आपका द्रोणमुख है वो कितने गांवों का, 400 गांवों का, और हर 100 गांव का माने एक खरवाटिक में कितने होने चाहिए, निगम या स्थानिक होने चाहिए, एक निगम की व्यवस्था जरूर हो। हर 100 गांव में एक नगर बसाइए जहां पर लोग बाजार का बढ़िया से निर्माण कीजिए, लोग जाएं तो कम से कम आपको सामान उचित मूल्य पर मिल जाए, पता चले कि अब ऐसे नहीं कि नगर बना दिए और आज के दौर में जैसे तुलनात्मक रूप से नगर है और वहां आप चले गए कह रहे कि हमको बैडमिंटन में ग्रिप लगानी, तो ये क्या होता है, इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो बाजार का मतलब बाजार हो, आपको चीजें पता हो, तो ऐसे सामान आपके पास होने चाहिए, ठीक है। कि कुछ सामान जटिल आप पूछ लीजिए तो उनको मालूम ही नहीं। वो एक कौवा बिरयानी वाला आता नहीं है, रन फिल्म में है, कहता है कि वो देंगे अक्वाफिना देंगे आप, एक बिस्लेरी देंगे, तो कहते हैं नहीं अक्वाफिना, कहते ये क्या होता है भाई, कहते इनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो ये जैसे ऐसे बाजार नहीं होनी चाहिए, आपको ये ना पता हो कि अक्वाफिना क्या होता है, या पता चले कि आप बैडमिंटन में ग्रिप लगाने चले गए, ये क्या होता है भाई, अरे ग्रिप होता है भाई, और क्या होता है लगा दो। तो ऐसे राज्य, ऐसे नगर नहीं, नगर मतलब एक पुष्ट नगर, बढ़िया नगर की व्यवस्था हो। एक स्थानीय जो है स्थानिक की व्यवस्था करने की बात कही तो जनपद का निर्माण होगा। शासन व्यवस्था के संचालन के लिए ग्राम स्तर पर ग्रामीण की नियुक्ति की जाएगी, जनपद का प्रशासन इस तरीके से चलेगा। सीमा विवाद की स्थिति में समाधान करने के लिए पंच ग्रामीण नाम का अधिकारी जो है होगा, ठीक है। ग्राम प्रशासन ऐसे चलेगा, ठीक है। पंच ग्रामीण नाम का अधिकारी। जनपद को मैंने कहा पैर से उसमें तुलना की है, तो कहा कि जनपद होगा क्या, ये तो सब हो गया इनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रशासनिक रूप से इस तरीके से जो होना चाहिए जनपद को। उसने कहा है कि उत्कृष्ट जनपद की, अनुपम जनपद की जो उदाहरण है उसमें तालाब हो, नदियां हो, उपजाऊ भूमि हो, ठीक है, एक विस्तृत क्षेत्र हो इनके पास, जिसमें वो उनका अधिकार मतलब जो है इस तरीके का हो कि उनकी डिपेंडेंसी रहे अपने ऊपर, निर्भर हो सके राज्य स्वयं के ऊपर। इतनी छोटी भूमि ना होगी आपको दूसरे पर निर्भर रहना पड़े, ठीक। उपजाऊ भूमि, तालाब, नदियां, दुर्ग, किला, अच्छी खासी जनसंख्या, मतलब मनुष्य भी हो, पता चले कि जनपद ऐसा वो मनुष्य ही नहीं है, तो ये सब होना चाहिए। वृक्ष हो, वन हो, रास्ते हो, परिपक्व राजमार्ग पाए जाएं, ठीक है। मतलब ये सब जो व्यवस्था होगी तब उसको हम क्या कहेंगे, नहरें हों,
ये सब आपका जो है वो पुष्ट एक नगर के रूप में, सॉरी एक जनपद के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो जनपद क्या है? राजा राज्य का अंग है। अब जनपद का मतलब क्या समझ गए आप? जनपद का मतलब राज्य नहीं, राज्य के सप्तांग में, मतलब सबसे छोटी इकाई है वो शासन की, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग किया, वो अलग बात है। जनपद जो है वो एक इकाई है, इन सबसे मिलकर के बना है, ये समझ लीजिए आप। इसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम? ग्राम। जनपद की सबसे छोटी इकाई ग्राम है ना, ये बात जान लीजिए। जनपद एक अंग के रूप में माना जाए। कई जनपद भी हो सकते हैं राज्य में, पता चले 2-4 जनपदों से मिलकर एक राज्य बनाए, गवर्नर भी नियुक्त कर दिए हैं उसी में, है ना, ये बात ख्याल रखिए। मित्र, अंतिम जो सप्तांग का भाग है वो है मित्र। और मित्र को बड़ा व्यापक स्थान इन्होंने दिया है। ये कहते हैं कि किसी का अगर जो है मित्र झूठा होगा, या जो किसी का मित्र जो है वो मतलब सत्य बोलने वाला न होगा, कपट करने वाला होगा, तो वो राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। राज्य की सराउंडिंग में, राज्य के आसपास जो जिन राज्यों से आपकी मित्रता हो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मित्र आपका सदैव क्या होना चाहिए? लोभ से मुक्त हो, निस्वार्थ भाव से आपके विषय में चिंतन करे, आपसे सत्य बोलने वाला होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर आपकी सहायता करने वाला होना चाहिए। मित्र मने किसी भी राजा के तो आसपास के मित्र, जो आपकी सराउंडिंग में आपके साथ उठते बैठते हो, और राज्य के रूप में राज्य के मित्र, मतलब राज्य के विषय में सही सोचने वाला आपका मित्र राज्य भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे राज्यों की जो है, इससे क्या होता है, कहते हैं कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति एवं विपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए मित्रों का होना अति आवश्यक है। फ्रेंड सर्किल, इफ देयर इज नो फ्रेंड सर्किल, you cannot develop yourself in a better way. If you want to a prosperous state, if you want to develop state in a multi-dimensional way, you need a friend circle from outside the state. ठीक है, तो ये कनेक्शन हो, और जो ऐसे दोस्त बनाइए आप जो आपके कल्याण के विषय में भी सोचते हो। तो ये राज्य में मतलब कौटिल्य का जो है वो सप्तांग की थ्योरी थी। नेक्स्ट जब हम आगे मिलेंगे तो और 7 गुण नीति और इनके जो है मंडल सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जो विदेश नीति पर बेसिकली आधारित है। और इन 2 चर्चाओं के बाद जो है वो कौटिल्य का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि इतना ही सिलेबस में आपके है। ठीक है, या और कोई जरूरी होगा तो उस पर चर्चा कर लेंगे। आज क्लास में